बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर लाहौर धमाके के हवाले से है। इस वक्त भारत क्या सोच रहा है और खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वो दबंग इंटरव्यू जो उन्होंने HBO को दिया, उसके बाद खित्ते में क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। बॉडी लैंग्वेज और जो स्टेटमेंट्स हैं हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, मरीम नवाज ने जो बयान दिया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से कि आप उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दें, वो अगली फ़्लाइट में पाकिस्तान आ जाएंगे। तो अब बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और फिर तीसरी खबर, ख्वाजा आसिफ की ज़मानत हो गई। आखिर ऐसा क्या है लाहौर हाई कोर्ट में जो हर नून लीग के लीडर की ज़मानत सिर्फ यहीं से होती है, जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर मैं तफसील से रोशनी डालूंगा। Have you spoken to Joe Biden? No, any reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. ये वो अल्फाज हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहे अपने एक इंटरव्यू के दौरान। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कभी भी अपनी सरजमीन को नहीं देंगे। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अमन के लिए इत्तेहादी तो बन सकते हैं मगर जंग के लिए नहीं। हम पहले ही अमेरिका को अड्डे देकर नुकसान उठा चुके हैं। अमेरिका इस इनकार के बाद खामोश नहीं बैठ सकता। और भारत का भी अफगानिस्तान में बहुत अमल दखल है। व्यूअर्स, याद रखना होगा, भारतीय बहुत सारी कंपनियां और कौंसल खाने इस वक्त अफगानिस्तान में है और वहां पर उनकी काफी हद तक सरमायाकारी मौजूद है। भारत किसी तरह नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ज्यादा असर हो। इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वही हुआ। लाहौर में आज बम धमाका हो गया। इसके पीछे वही कुव्वतें हैं जो इस मुल्क में अमन देखना नहीं चाहती। अमेरिका अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी की हैसियत से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। और हमें याद रखना होगा कि ये जंग हमारी जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। हमने अमेरिका का साथ दिया और ये जंग हमारी जंग बन गई। जब ड्रोन हमले होते, अफगानिस्तान से लोग उठते, पाकिस्तान में आते, नेटवर्क यहाँ पर फाल बनाया गया और पाकिस्तान ने एक बहुत भारी कीमत अदा की है। यहाँ शिद्दत पसंदी बढ़ी और दहशतगर्दी के 50,000 से ज़ायद वाक़यात में पाकिस्तानियों की जानें गई, जिसके बाद पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों का सफाया करना पड़ा और ज़रब हो, रद्दुल फसाद हो समेत मुख्तलिफ जो है वो फौजी ऑपरेशन करने पड़े। अहम ये है कि डू मोर का एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि डू मोर, आप मजीद कुछ करके दिखाएं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग, एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की अवाम हो और पाकिस्तान की अब हुकूमत हो, अभी तमाम लोग, तमाम कुव्वतें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी पाकिस्तानी अवाम जिसको ये कीमत अदा करने पड़ती है, अब इस एक पेज पर आ चुके हैं कि हम डू मोर में किसी सूरत भी अमेरिका की इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस आलमी लड़ाई में 73,000 जाने जो हैं वो गंवाई हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने लाखों अफगान पनाह गुज़ीन को मुल्क में जो है वो जगह दी है और ये पनाह गुज़ीन महज कैंपों तक व्यूअर्स में जो है महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इनकी कई नस्लें पाकिस्तान में आबाद हैं। 30, और मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख के करीब अफगान पनाह गुज़ीन जो मौजूद हैं और अमेरिका के जाने से कबल सियासी जो हल था वो बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। अमेरिका मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान से नहीं निकला और इसके बावजूद बहुत सारे इलाके तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले भाई निकलो अफगानिस्तान से और हम फिर खुद देखेंगे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस मुल्क से मदद लेनी है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका की छोटी सी इमदाद पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जितनी इमदाद पाकिस्तान को दी गई उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है तो गलत नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। यानी आपसे सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि जनाब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि हम अपनी टीमों को यहां भेज सकें। तो अमेरिका, जिसे बहादुर कहा जाता है, वो डरपोक इसलिए भी है कि अपनी जंग को हमारे जरिए लड़ना चाहता है। और अमेरिका ने हमेशा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और हमें बाहर फेंक दिया। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर मुल्क को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में 2000 के बाद दहशतगर्दी का आगाज हुआ और 2009 में दहशतगर्दी अपने अरूज पर पहुंची है। इस दहशतगर्दी में
बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें जो हैं वो निछावर की, शहीद हुए, दहशतगर्दी का निशाना बने, मुल्क की मईशत को 22 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम के लिए जो कीमत चुकाई है, अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ही कुछ करना पड़ेगा। व्यूअर्स याद रखिएगा, क़याम अमन के लिए अमरीकी फ़ौजों की वापसी में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तालिबान से मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब भारत ये कोशिश कर रहा है और मुतअद्दिद बार कह भी चुका है मुख्तलिफ तरीकों से कि वो हवाई अड्डे दिए जाएँ जहाँ से सर्विलेंस की जाएगी और ठिकानों पर अगर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ होती है तो इन एयरबेसेस को इस्तेमाल किया जा सकेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपने इस जो नैरेटिव है, जो स्टांस है, इस पर कायम है कि हम तुम्हारी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, कि जंग तुम्हारी है और तुम हमें डॉलर दोगे और हम इसे लड़ना शुरू कर दें। हमें याद रखना होगा, जंगों के असरात 1 या 2 दिन पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि कई दहाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, मुहीत होते हैं। आपने जंग लड़ी किसी मुल्क की, आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। आज जो कुछ लाहौर में हुआ, इसका मुंह बोलता सबूत है और हमें यह भी याद रखना होगा कि दुश्मन चौकन्ना था, होशियार है, उसने इस मौके को गनीमत समझा और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क कहीं ना कहीं बनाकर बैठी हुई हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाती हैं। लाहौर धमाका जो है इसका मुंह बोलता सबूत है। और आपको ये भी व्यूअर्स में बताता चलूं कि अगर हम पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुकात देखें या सऊदी अरब से ताल्लुकात देखें तो पहले रॉक बॉटम को हिट जरूर किया है। कल मेरी ईसा नकवी से इस मामले पर बड़ी तफसील से बात हुई और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब के साथ पहले हमारे हालात ख़राब होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर यूएई के साथ ख़राब हुए, फिर ठीक हो गए और अब अमेरिका के साथ भी हालात हमारे ख़राब हो रहे हैं। यही वजह है कि जो बाइडेन के हवाले से जब सवाल किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब ज़रूरत होगी हमसे बात कर लेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पूरी सपोर्ट हमें करनी चाहिए और ये जो नेशनल प्राइड हमारा है, जिसे कहते हैं ना कि पूरी कौम को एकदम खड़ा कर दिया, तो ये गलत नहीं है। इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान जो इस वक्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर उस पाकिस्तानी की ज़ुबान है जो तर्जुमानी करती है कि हम किसी और की जंग में अपने लोगों को कभी भी नहीं झोंकेंगे, चाहे जितने मर्जी डॉलर हमें दे दिए जाएं। और अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो आपको हमसे बात करना होगी। हम डॉलर्स के पीछे कशकोल उठाकर आपके पीछे कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपको पाकिस्तान की ज़रूरत है तो आपको हमसे बात करनी है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमारे नहीं हैं, हमारे आपने बना दिए। ये तोहफ़ा महाजरीन की सूरत में जो पाकिस्तान को जो मेहमान नवाजी कई सालों से, कई दहाइयों से हम कर रहे हैं, इसकी कीमत और जो हमें बार बार अदा करनी पड़ती है वो लाहौर धमाके की सूरत में है। और मैं आपको ये बताता चलूँ व्यूअर्स के इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और वो हर उस मौके की तलाश में है जहाँ पर हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है उसे ख़राब किया जा सके। और आपको ये बताते चलें क्योंकि पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है और अब अगर ये कहें कि इन एक्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जिन्हें एक्टिव किया जाएगा और ये एक सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, लेकिन हमें इस जंग में जो फ़ैसला इमरान खान ने किया है, पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए कि हम इस जंग का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर ख्वाजा आसिफ की ज़मानत है। लाहौर हाई कोर्ट से फैज़ जारी है और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई, हमजा शहबाज की ज़मानत हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नैब तो अपना दिफा कर रही है, नैब कोशिश भी करती है। मेरी जितने भी लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से तजावज़ कर रहा है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और उसके बावजूद ये ज़मानतें दे रहा है। नैब के केसेस में बेंचेस बनाए जाते हैं, दोबारा उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, टूट जाते हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ना तजर्बाकारी मौजूद है। मेरी जितने भी लॉयर से बात हुई, साबका जजों से बात हुई, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये लोग यानी ये जज साहिबान जो केसेस को सुन रहे हैं, इनके पास तजर्बा मौजूद नहीं है नैब के केसेस को सुनने का।
और यही वजह बनती है कि बेंचेस को बार बार बनाया जाता है, तोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा बनते हैं। और एक और भी इसमें एलिमेंट है जो ज़्यादा पॉलिटिकल है, और लोग ये बात कहते भी हैं कि जनाब, जहाँ तक बेंचेस का मानना है और खुसूसन लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस का मामला है, तो कहीं ना कहीं मामलात को तय पहले से कर लिया जाता है। और इन लोगों का, यानी जज साहिबान जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं नून लीग से ज़रूर है, और यही वो बात है जिसका तस्करा, जिसका गिला बिलावल जरदारी साहब भी करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे लोगों को जमानत क्यों नहीं मिलती। और ये इसी वजह से वो बार बार कहते रहे कि हमारे केसेस को सिंध मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ये एलिमेंट्स वहां पर भी मौजूद हैं। सिंध के जज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन्फ्लुएंस करना आसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डाक खाना जो है वो मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन जजेस का, जिनका चाहे वो अब के जज हों चाहे पुराने हों, कहीं ना कोई एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी से उनकी निकलती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का ये सिर्फ केस नहीं है, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसाद रफीक, एहसन इकबाल, शर्जील मेमन, स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुआनी साहब, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो नैब के शिकंजे में, यानी जाल में तो आई लेकिन फिर वहां से निकल जाती हैं। अब मसला जो पाकिस्तान की अवाम भी जानना चाहती है कि मसला क्या कानून के अंदर है, ये इम्प्लीमेंटेशन में है, या फिर नैब की कारकर्दगी उस तरह नहीं है कि ये कन्वर्ट नहीं कर पाती, अपने तमाम उन केसेस को सजा में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, या शायद जब केस की बारी आती है तो अपना केस सही अंदाज में रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि केसेस सही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सही लड़े जा रहे हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ी रुकावट लाहौर हाई कोर्ट है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि ये सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ का केस है या नैब का, कि अगर हार्डशिप का मामला हो या अगर मेडिकल का मामला हो तब जमानत दी जाएगी। आप हाई कोर्ट की सतह पर तो ये सब कुछ कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत भी किस तरह हुई आपके सामने है, हमजा की भी किस तरह हुई आपके सामने है, और फिर अब ख्वाजा आसिफ की जमानत किस तरह हुई ये भी आपके सामने है। आपको याद रखना होगा कि सराज दुरानी साहब की सिंध हाई कोर्ट ने जमानत ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर जब ये मामला गया तो ये वापस लेनी पड़ी। इसी तरह खुर्शीद शाह की बेल आफ्टर अरेस्ट थी, मौका दिया गया, वापस भिजवा दिया गया कि जनाब हार्डशिप में तो मामला हो सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी में ये मामला नहीं उठाया जा सकता। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका रेफरेंस फाइल हो चुका है, तो ये किस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये जमानत ले ली? तमाम सवाल आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ना तजर्बाकारी है जजेस की, क्रिमिनल केसेस का कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड मौजूद है जो उन्होंने सुने हैं, लेकिन नैब के केसेस को सुनना, ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास तजर्बा होना बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरवीन नहीं करता। और याद रखिएगा, नैब को अपील फाइल करना है और फौरी करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, क्योंकि सेटल्ड हो चुका है, हार्डशिप नहीं है, मेडिकल ग्राउंड्स नहीं है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को किस बात की जमानत दी गई है? अच्छा, आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है मरीम नवाज की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत दो, वो आज की शाम की फ्लाइट से मुल्क वापस आ जाएंगे। सियासतदान जो मर्जी कहते रहें, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और एक एज अ जर्नलिस्ट, अगर मैं इस स्टेटमेंट को एनालाइज करूं तो मैं क्या समझ पाऊंगा? नवाज शरीफ 20 नवंबर 2019 को बरतानिया आए, और जिन हालात के अंदर आए आपके सामने, अभी भेज दें, कल भेज दें, ना निकले तो उनकी जान को खतरा है। प्लेटर्स 50,000 से नीचे 10,000 पर आ गए, 15,000 पर आ गए, और ये तमाम मीडिया के साथ मिलकर खेल खेला गया। और फिर जब बरतानिया लाए गए, हमने देखा कि 3 माह मुकम्मल खामोशी रही, कि किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया जाएगा। वो ताकतें जिनके साथ डील करके पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कहती है कि धोखा देकर आए, बिल्कुल धोखा दिया, आई एग्री विद दैट। और जब इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जनाब डील कर आए, इसके अलावा तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। तो अब कौम ये जान चुकी है कि नवाज शरीफ धोखा देकर भी आए और डील करके भी आए। और अब जब वो बरतानिया में मौजूद हैं, पहले अपने 2019 के बाद, जिस तरह 2020 का आगाज़ हुआ, नवाज शरीफ
अपने अस्पतालों में भी गए, अपने टेस्ट भी करवाए। यानी अगर आप बीमार हो और आप समझते हैं कि आपका टेस्ट होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप अपॉइंटमेंट लें और चले जाएं और अपने जितने मर्जी टेस्ट करवाएं, रोजाना की बुनियाद पर करवाएं। यानी आप अपने पाँव से शुरू हों और दिमाग तक का जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। और इस पर किसी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि जनाब मैं अपने दिमाग का इलाज जो है वो करवाने आया हूँ, या अपने दिल का इलाज करवाने के लिए आया हूँ, या टेस्ट करवाना चाहता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह पैसा देंगे आपके टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर रिपोर्ट्स भी आई और वो रिपोर्ट्स कैसी थी वो भी कौम ने देखा। तो अब अगर मरीम नवाज ये कहती हैं कि जनाब उनकी ज़िंदगी की हिफाजत यानी ज़मानत दें वो आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने एक इस जुमले में नवाज शरीफ के उस बयानी को ज़मीन पर लाकर फेंक दिया है कि नवाज शरीफ बीमार हैं और वो मुल्क से बाहर इसलिए हैं कि उनका इलाज चल रहा है। अब हम क्या समझें उन आर्टरीज जो बंद थी और जो दिमाग को खून मुहैया करती थी कि वो किसी भी वक्त कोमे में जा सकते हैं, उनके गुर्दों का मसला है, उन्हें शुगर का पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बीमारियां। यानी नवाज शरीफ ने वो इमरान रियाज भाई हमारा कहता है ना कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो सानू डॉक्टर बना छड़िया है। तो ये बात सच्ची है, ऐसी ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की गई। और मुतादिद दफ़ा हुसैन नवाज से चलते चलते जो मेरी बात हुई, एवन फील्ड के बाहर बात हुई, तो बहुत सारी बीमारियों का तस्करा किया जाता रहा। तो अब क्या होगा इस बयान के बाद? मरीम नवाज साहिबा ने अपने इस बयान के बाद ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बाहर अब बैठे हुए हैं, उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है और ज़िंदगी की ज़मानत तो खैर कोई भी नहीं दे सकता, चूँकि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार और इस पर कादिर अल्लाह ताला की ज़ात है। और जब आपकी लिखी है तबानी है तो ये बयानात देना और अपने आप को रेलिवेंट रखना ये इस ख़ानदान का एक वतीरा है। याद रखिएगा, पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट पर्सन बन चुके हैं, पर्सनैलिटी बन चुके हैं। जो पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं वहाँ पर भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, हम इस्तीफे दे देते हैं। पार्टी के अंदर भी सिर्फ ये बातें उठाई जा रही हैं कि आपकी बात माननी है, मरीम की माननी है, शहबाज साहब की बातें माननी है। तो इस वक्त नवाज शरीफ द मोस्ट इररिलेवेंट पर्सन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और इस किस्म के बयान देने से रेलिवेंसी जो है वो उसमें इजाफा नहीं होता। मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाहौर धमाके के बाद याद रखिएगा व्यूअर्स, पाकिस्तान की अहमियत या पाकिस्तान के जो हालात हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो हुकूमत हो, अब यकसर तब्दील हो जाएंगे। और मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, और मैं आपको बता दूं बड़े जिम्मेदारी से कि अब ये सियासत जो मुल्क की सियासत है अब इसकी अहमियत नहीं है। हमें मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आज लाहौर में हुआ, दुश्मन ने पाकिस्तान पर छुप कर वार किया है। ये दुश्मन कोई भी हो सकता है, इसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भारत ने किया या अमेरिका ने प्रेशर डलवाया है या कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना चाहती है। क्योंकि हमने आंखें दिखाई हैं, हमने बताया है, पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपने जो कौमी वक़ार जो है उसको मनवाने के लिए हमने अमेरिका से कहा है कि जनाब आपको अगर हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे बात करें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और ना ही हम आपकी इस जंग में हिस्सा बन पाएंगे। तो याद रखिएगा, अब ये जितने नून लीग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग या जितने दीगर लोग हैं, सियासी मसखरे अब ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के इदारे भी और पाकिस्तान की हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। याद रखिएगा, किसी किस्म की पॉलिटिकल जो एडवेंचर है वो नहीं होगा, ना तरीके एतमाद आएगी, सब कुछ अपनी पेस पे चलेगा। और यही पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम है और यही वाहिद हल है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस निज़ाम को डिरेल मत करें। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स पे ज़रूर भेजिएगा। और जाते जाते आपको ये बता दूं कि चैनल हमने एक और शुरू किया है इब्राहिम राजा साहब के साथ, दो टोक प्रोग्राम, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपको एक डाइवर्स ओपिनियन मिल सके और एक जो वन साइडेड जो ओपिनियन होता है हम इसे इस्तेमाल कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि इब्राहिम राजा साहब की एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है और उनकी जो जर्नलिज्म है उसका एक अपना अंदाज़ है, मेरी जर्नलिज्म का एक अपना अंदाज़ है। तो मैं ये कोशिश उनको इसके साथ प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि हम आपको एक डाइवर्स ओपिनियन दे सकें, जहाँ पर क्रिटिसिज्म होगा, जहाँ पर थोड़ा क्लैश होगा, आर्गूमेंट बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली इससे एक बहुत ही सेहतमंद जो डिबेट है
उसका ना सिर्फ आगाज़ होगा बल्कि रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, आपको एक बेहतर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह दी के बाद।